हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है न्यायपालिका। और ये अगर आपके पास 2023 या 24 से पहले वाली बुक है तो उसमें इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर है वो होगा 5, क्योंकि 3 और 4 जो चैप्टर है उन दोनों को मर्ज कर दिया है, यानी कि मिला के उनको 3 चैप्टर में डाल दिया है। तो अगर आपके पास न्यू बुक है तो 4 चैप्टर, और ओल्ड बुक है तो उसमें होगा 5 चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। हमारे भारत में किस तरह की न्याय व्यवस्था है और किस तरह की न्यायपालिका है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है, यानी कि हमारे देश में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो सीधी सीधी आप ये बात जान लीजिए सरल भाषा में कि जो न्याय व्यवस्था है, यानी कि जो अदालतें होती हैं उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, जो अदालतें हैं, जैसे हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, निचले स्तर की अदालतें हैं, अधीनस्थ अदालतें हैं, उनकी क्या भूमिका है भारत में, वो चीज हम देखेंगे। तो पहला है विवादों विवादों का निपटारा। देखो, कोई भी विवाद होता है, मान लीजिए दो व्यक्तियों में विवाद हो रहा है, मतलब कोई भी दो लोग हैं, उनमें झगड़ा हो गया है, किसी तरह से विवाद हो गया है, तो उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा करेगा कोर्ट, यानी कि अदालतें करेंगी। ठीक है, पहला तो ये काम है। अगर जैसे केंद्र और राज्य के बीच अगर झगड़ा हो जाए किसी बात को लेकर, जैसे टैक्स को लेकर हो जाए, हाल फिलहाल में आप देखते होंगे न्यूज में ये खबरें आती रहती हैं कि जो केंद्र है वो राज्यों को कम राशि दे रहा है, या राज्यों को उनसे ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है, जैसे जीडीपी वगैरह होता है। तो उस तरह के जो भी मतलब झगड़े हैं, आपसी झगड़े हैं, केंद्र के हैं, राज्य के हैं, तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? उनकी सुनवाई भी न्यायालय करेगा। और ये जो न्यायालय होता है, जो केंद्र और राज्य के मुद्दे देखता है, ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, या एससी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलेंगे? एससी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े लेवल की चीज है उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये लोग देखते हैं, है ना। जो नीचे लेवल की चीजें हैं, यानी कि आपस में जो लड़ाई झगड़े मारपीट, ये सब क्या है? नीचे की अदालतें देखती हैं। तो अलग अलग जगह पर मतलब सारी अदालतों के काम बटे हुए हैं। तो जिस अदालत के कार्य क्षेत्र में वो अपराध की श्रेणी में आता है, वही अदालत उसको सुनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी न्यायिक समीक्षा। देखो, न्यायिक समीक्षा क्या होती है कि जो संविधान है उसका अभिभावक या संरक्षक कौन है? उसका संरक्षण करता है हमारा न्यायालय, यानी कि कोर्ट। और सबसे ऊंची कोर्ट कौन सी है हमारे देश में? सबसे ऊंची कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है वो अंतिम होता है, यानी कि उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हो, है ना। तो अब हमारे देश में कोई भी कानून बनता है नया, अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून बन गया जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या जो आम जनता है उस पर बोझ डल रहा है, या उसके हित में नहीं है, या संविधान का किसी भी तरह से उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये सब जो अधिकार मिले हैं, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है, ऐसा कोई नियम बनाया जाए कि जो जो लोग हैं, जो जनता है, गरीब जनता है या सामान्य वर्ग की जनता है, किसी भी प्रकार की जनता के अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय, एक मिनट, तो न्यायालय संसद को बोलेगा कि आप दोबारा से इन नियमों पर पहल कीजिए कि ये जो नियम है ये उचित नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान की जो चीजें हैं, जो संविधान के जो आर्टिकल हैं, उनके हिसाब से ये सही नहीं है, या उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी नियम कानून आ रहे बना रही है संसद, पिछले चैप्टर में हमने संसद ही पढ़ा था, और पढ़ा था हमने किस तरह से नियम कानून बनाए जाते हैं। कोई भी विधेयक पहले कैसे कानून बनता है? कोई भी विधेयक राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में पास होगा, पहले किसी भी सदन में आ सकता है, और दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति जी अगर जब उस पर सिग्नेचर कर देंगे, जब वो कानून बन जाएगा। अब उसके बाद अगर जनता में आक्रोश है या जनता के हित की चीजें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलेगी कि भाई
आप ये जो आपने कानून बनाया है ये जनता के हित में नहीं है या संविधान के हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, ये संविधान के मूलभूत संरचना यानी कि जो अनुसूची वगैरह बनाई गई है, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो संविधान के मौलिक अधिकार है, उनमें से किसी का भी अगर हनन कर रहा है तो वो उस जो भी नियम कानून बनाया गया है उसकी समीक्षा करता है अभिभावक के तौर पर, है ना, और उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए संसद को भेजता है। तो ये काम कौन कर सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। न्यायिक समीक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी कानून गलत बनाया गया है तो उस पर बोलने का केवल अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। और वो बोल सकता है कि आपने गलत बनाया, आप इसमें संशोधन करके दीजिए। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि जो हमारी जो न्यायपालिका है यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने कई सारे कानूनों को ऐसे दोबारा संशोधन के लिए भेजा भी है। हमारे भारत में ये चीजें हो चुकी है। तीसरा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। देखो, मैंने आपको पहले ये चीज समझा दी है कि जो संविधान का अभिभावक है या संविधान का संरक्षण करने वाला है वो कौन है? वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च कोर्ट कौन सी है? वो है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो अब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ये किसी भी प्रकार से, तो वो क्या कर सकता है? वो कोर्ट में अपनी याचिका को दायर कर सकता है। अब देखिए, जो मौलिक अधिकार, जब व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सामान्य कोर्ट उस मामले को नहीं देखेंगी, कम से कम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ही देखेंगी। ठीक है, तो उसकी जो अपील होगी, उसकी जो याचिका दायर होगी वो या तो हाई कोर्ट में होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। आपको बार बार समझने में दिक्कत हो रही होगी, जो बिल्कुल फ्रेश इसको पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को, तो उनको दिक्कत हो रही होगी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, आपने आसपास में कोई भी, आपके आसपास में कोई भी क्राइम हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का मर्डर हो रही है, हत्या हो रही है, या फिर आपस में लड़ाई हो रही है, या किसी घर में चोरी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? सामान्य इन सारी चीजों की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस वालों के यहाँ पर, पुलिस थाने में, और वो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। और वो जो मुकदमा है वो वहां की स्थानीय जो भी कोर्ट होगी उसमें चलता है। जो कोर्ट होती है वो कम से कम तहसील लेवल पर होती है। तहसील यानी कि एक शहर में एक तहसील होती ही है। ठीक है, मोस्टली देखने को मिलता है कि एक शहर में एक तहसील होती है। और जो सारी तहसीलें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो जिला जिला जो जिले की जो कोर्ट होती है उसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि देखिए, ये परफॉर्मा मैंने बनाया है, तो इसके नीचे सबसे नीचे कौन से आएंगे? स्थानीय अदालतें। स्थानीय अदालतें या तहसील की अदालतें वो आती हैं जो आपके शहर में होती हैं। ठीक है, शहर से नीचे नहीं होती है, मतलब गांव में अदालतें नहीं होती हैं, शहर में ही होती है। और गांव के जो भी लोग हैं मतलब उसमें पता होता है कि किस शहर में कितने कितने गांव के मुकदमे सुने जाएंगे। ठीक है, किस शहर की अदालत में कितने गांव के मुकदमे सुने जाएंगे। तो आसपास के जितने भी गांव हैं उनके मुकदमे एक शहर में सुने जाएंगे। और उन सभी अदालतों के ऊपर जो शहर की अदालत है, तो जिले, उन सभी अदालतों के ऊपर कौन होगा? जिले की अदालत होगी। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, बहुत सारे गांव हैं। अब इन गांवों की जो कोर्ट होंगी वो कहाँ होंगी? वो शहरों में होंगी। मान लीजिए एक जिले में 6 शहर है। ठीक है, अब इन शहरों का देख रेख कौन करेगा? ये किसके अंडर में आएंगी? ये आएंगी जिला अदालत के अंडर में। ठीक है, इतने सारे व्यक्ति, और ये अपने अपने ये इतने सारे जो गांव के लोग हैं, ये अपने अपने शहर की अदालत में इनके मुकदमे लड़ाए जाएंगे। और शहर की अदालत किसके अधीन आती है? ये जिले की अदालत के अधीन आती है। तो आपको समझ में आ गया। अब हम जिले की अदालत से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, जो जिले की अदालत है उनके ऊपर कौन सी अदालत होती है? उनके ऊपर होती है उच्च न्यायालय। इसको हम हाई कोर्ट भी बोलते हैं। और ये जो हाई कोर्ट है ये एक राज्य की एक अदालत है। ठीक है, जैसे दिल्ली की एक अपनी अलग अदालत है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है हाई कोर्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, उड़ीसा की अलग है, तेलंगाना की अलग है, कर्नाटक की अलग है, आंध्र प्रदेश की अलग है, सबकी अलग अलग है। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास अलग अलग हाई कोर्ट नहीं है, जैसे पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए, ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ठीक है, इधर वाले भारत को क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के बाद असम और मिजोरम और नागालैंड, इन सब की जो अदालत है, हाई कोर्ट है,
वो संयुक्त है और वो कहाँ है, गुवाहाटी में है। ठीक है, वो कहाँ है, गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम में है। तो वो असम में है। अब आप ये सोचेंगे कि सबकी अलग अलग अदालत हैं, अब इन कुछ राज्यों की अदालत क्यों नहीं है? तो ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर बनाई होती हैं। अब देखिए ये असम, मिजोरम, मेघालय, इन सब में क्या है, आबादी कम है, तो आबादी के हिसाब से कोर्ट बनाई गई है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उसमें बहुत कम जनसंख्या है, असम है कम है, और नागालैंड में भी कम जनसंख्या है। तो वहां पर इतनी ज्यादा कोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों में भी तो सरकार का पैसा लगता है ना। तो सरकार अपने हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सारी चीजों को निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये बस दो दो जगह ही ऐसा है कि जहां पर संयुक्त अदालतें हैं। अब देखिए जो दमन द्वीप की अदालत है वो किसमें, महाराष्ट्र की जो सुप्रीम हाई कोर्ट है वो देखती है। ठीक है, और ये लक्षद्वीप की भी इस तरह से ही है, ये गोवा की हाई कोर्ट देखती है लक्षद्वीप के जो जितने मुकदमे होंगे। तो सब मतलब सब राज्यों के पास अपनी अपनी अलग अलग हाई कोर्ट है। कुछ राज्य हैं जिनके पास नहीं है, उनकी क्या है, संयुक्त है। ठीक है, तो हमारे देश में कुल मिला के कितनी है, 25 हाई कोर्ट है। कितनी है, 25 हाई कोर्ट है ना। और सुप्रीम कोर्ट कितना है, एक है। ठीक है, सबके ऊपर कौन है, एक है। तो सबसे पहले कौन सी हो गई, तहसील की अदालतें हो गई। ठीक है, तहसील की अदालतों के ऊपर होगी जिला अदालत, और जिला अदालतों के ऊपर होगी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर हो गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना पूरा। अब देखिए, मान लीजिए कोई दो लोगों में कोई झगड़ा हुआ। ठीक है, मान लीजिए एक कोई मर्डर हो गया, है ना, मर्डर हो गया आपके मोहल्ले में या आपके आसपास पड़ोस, आपने देखा कि मर्डर हो गया। अब उसका एफआईआर करी जाएगी। एफआईआर के बाद में वो जाएगा तहसील में। अब तहसील में कोई उन्होंने फैसला सुनाया किसी के भी पक्ष में, अगर कोई दोनों में से कोई भी पार्टी संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएंगी जिले की अदालत में कि भाई इन्होंने गलत फैसला सुनाया। जिले की अदालत से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएंगी, उच्च न्यायालय में जाएंगी, यानी कि राज्य की अदालत में जाएंगी। जो एक राज्य को एक अदालत मिली हुई है, और आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं उसी राज्य की अदालत में जाएंगे, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश आपको सुना दिया वो फाइनल है। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। जो उन्होंने बोल दिया सो निश्चित है। और वैसे ज्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो उच्च न्यायालय तक ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जो न्याय की जो प्रक्रिया है ये काफी महंगी है और हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बहुत ज्यादा फीस होती है, जो वकील होते हैं उनकी, एडवोकेट की बहुत ज्यादा फीस होती है। फिर प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, आदमी कहाँ से इतने पैसे इकट्ठे करेगा। ठीक है, तो जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं, मतलब जिनकी आमदनी कम है ना, वो तो मुश्किल है कि यहाँ तक भी वो पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, वो तो बस तहसील की अदालत तक ही रह जाते हैं, क्योंकि इनका जो खर्च है वो बहुत ज्यादा होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है। अब देखिए, आपके क्षेत्र में जो भी न्यायालय है ना, उसकी जो कमान है वो स्थानीय नेता के हाथ में है। मान लीजिए विधायक के हाथ में है किसी भी जज का ट्रांसफर करना या किसी भी जज की नियुक्ति करना। ठीक है, अब आपके स्थानीय जो नेता है, जो विधायक है, उसने किसी भी जज की नियुक्ति कर दी या उसका ट्रांसफर करने का अधिकार उसके हाथ में है। तो अब जो विधायक चाहे जो भी क्राइम कर दे, जज तो नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर जज विधायक के अपोजिट बोलेगा या उसको सजा का आदेश देगा या उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगा या उसको दोषी ठहराएगा, तो विधायक क्या करेगा, सीधे के सीधे जज को या तो पद से हटा देगा या उसका ट्रांसफर कर देगा, यही करेगा ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो न्याय है वो निष्पक्ष भाव से नहीं हो पाएगा, है ना। निष्पक्ष भाव से न्याय को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यायपालिका को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमारे देश में क्या है, न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई भी अगर नेता क्राइम करता है तो नेता को भी वही सजा मिलेगी, और जनता क्राइम करती है तो जनता को भी वही सजा मिलेगी। ठीक है, सबकी सजा बराबर है। अगर कोई विधायक मर्डर करता है तो उसको भी आजीवन कारावास की सजा होती है। ठीक है, न्यायपालिका में जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती है, बड़े छोटे में, अमीर गरीब में, किसी भी चीज में वो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करती है। तो किस वजह से नहीं करती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अगर वो स्वतंत्र नहीं होती तो क्या होता, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया आपको कि अगर कोई विधायक के हाथ में
ये पावर होता कि वो उनका ट्रांसफर कर सकता है, तो वो क्या करता, वो कितना भी क्राइम कर देता। तो न्यायपालिका में जो जज बैठा है वो कुछ नहीं बोलता, ठीक है। स्थानीय जज क्या कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इसके खिलाफ बोलूंगा तो ये मेरा ट्रांसफर करा देगा या मुझे पद से हटा देगा। तो दबाव में आके कहीं ना कहीं वो गलत फैसले लेता, या फिर विधायक के कोई और जानने वाले हैं या उसके कोई भी रिश्तेदार हैं, वो किसी की जमीन कब्जा रहे हैं, कहीं मर्डर कर रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, तो वो विधायक क्या करता, धमकी देके जज को चुप करा देता, और जो सही न्याय होना चाहिए था वो सही न्याय निकल कर नहीं आता, ठीक है। जज उस धमकी को मानता, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इनके अगेंस्ट बोलूंगा तो ये मेरा ट्रांसफर करा देंगे या मुझे पद से हटा देंगे। जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है, कोई भी नेता न्यायपालिका पर यानी कि जज पर दबाव नहीं बना सकता। जज की जो मन आएगा, सबूतों के आधार पर वो देखते हैं, ज्यादातर जज ईमानदार ही होते हैं, ठीक है। कोई एक आध उदाहरण मिल जाए, अपवाद मिल जाए तो मैं नहीं कह सकती, ज्यादातर सभी जो जज होते हैं वो ईमानदार होते हैं, और वो देखते हैं कि दोनों पार्टी की बात सुनते हैं, सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र क्यों होती है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र नहीं होगी तो जो नेता है उस पर दबाव बनाएंगे, या अमीर लोग जजों पर दबाव बनाएंगे और फैसलों को अपने हक में ले लेंगे, तो वो कुछ भी नेतागर्दी करेंगे, कोई भी जज कुछ नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गुंडाराज हमारे देश में पनप जाएगा। अब हमारे देश में क्या है कि जो जजों की नियुक्ति से लेकर और जजों के तबादले तक यानी कि ट्रांसफर तक किसी भी नेता का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। जैसे उनका मतलब जो न्यायपालिका है उनका अपना अलग ही सिस्टम है, किसी भी नेता का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, ठीक है, न्यायपालिका में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, कि पहले तहसील होती है, तहसील के बाद जिला जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होती है, उसके ऊपर उच्च न्यायालय होती है, और उसके ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है अच्छे से, है ना। अब देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ चीजें हैं, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। देखो इस अदालत की संरचना में ही एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, वो हम देखते हैं एक बार, कि मैंने जैसे बताया कि आपके गली मोहल्ले में या कहीं भी कोई भी क्राइम होता है तो किस तरह प्रक्रिया होती है, एक बार हम और देखेंगे। एनसीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है कि एक स्थान पर क्या हुआ, एक महिला को आग लगाकर मार दिया गया, ठीक है, उसको जला के मार दिया गया। तो जो आसपास के मोहल्ले वाले थे वो आए और उन्होंने देखा कि वो महिला पूरी जली हुई है, तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कंबल वगैरह ढके, जबकि उसका हस्बैंड और उसकी सास दोनों वहां पर खड़े होकर देख रहे थे, वो बचाने की उसको कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाई थी। तो जब जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया स्थानीय लोगों के मोहल्ले वालों के द्वारा, तो उसने बयान दिया कि उसकी जो सास थी उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उसमें आग लगा दी, ठीक है। अब ये जो मुकदमा दायर किया गया, एफआईआर करी गई, और एफआईआर में उसका हस्बैंड, उसकी सास और उसका जो जेठ था, उन तीनों को जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है। अब तहसील की अदालत में बंद कर दिया गया, तहसील की अदालत के हिसाब से उनको बंद कर दिया गया। जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो मुकदमे में ये पाया गया कि ये सभी लोग दोषी हैं, और इन सब ने मिलकर उस महिला को जला दिया, जो कि वो मरने से पहले बयान देके गई थी, है ना। मरने से पहले बता के गई थी कि मुझे मेरी सास ने मिट्टी का तेल डाल के, और कैरोसिन को बोलते हैं मिट्टी का तेल, ठीक है, जो शहर के बच्चे हैं शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, जो कैरोसिन होता है उसको बोलते हैं, तो मिट्टी का तेल डाल के मुझे मार दिया है, जला दिया है, ठीक है। अब जो नीचे वाली अदालत थी, तहसील की अदालत, उसने ये पाया कि हाँ ये बात जो है वो सही है, और इसके साथ महिला के साथ इस तरह से चीज हुई है। अब नेक्स्ट अदालत में जब नेक्स्ट अदालत में मुकदमा गया, मतलब जो लड़की की तरफ से लड़ रहा था केस, जो भी व्यक्ति, उसका पिता भाई जो भी होगा, जो लड़की की तरफ से था, उसने जो मुकदमा दायर किया था, तो उसको इंसाफ मिल गया कि उन तीनों को क्या हो गई, जेल हो गई। लेकिन जो लड़का पक्ष वाले थे उन्होंने बोला कि ये जो मुकदमा है ये गलत सुना है जज साहब ने, तो उन्होंने क्या किया, उसकी अपील डाली ऊपर की अदालत में, और ऊपर की अदालत में ये मुकदमा सुना गया, और उन्होंने, जो लड़का पक्ष था उसने ये बात साबित कर दी कि महिला
को हमने नहीं जलाया है। जो महिला थी उस समय उस पे स्टोव पर पानी दूध गर्म कर रही थी और उसकी वजह से वो जल गई। ठीक है, हमने नहीं जलाया है। और ये बात साबित हो गई क्योंकि वहां पर जब पड़ोसी गए थे तो वहां पर क्या था, गर्म दूध रखा हुआ था, बिल्कुल खौलता हुआ दूध रखा हुआ था। जो उसकी सास थी उसने इस तरीके से सारी भूमिका रची थी कि कहीं भी उनका नाम ना आए मर्डर में और वो बच जाए। तो जब मुकदमा सुना गया ऊपर की अदालत में तो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इसमें इन तीनों को बरी कर देना चाहिए क्योंकि इनका दोष नहीं है। जो महिला जली है वो किसकी वजह से जली है, वो दूध उबाल रही थी और स्टोव फट गया है, इस तरह की कोई चीज होगी उसकी वजह से वो जल गई। ठीक है, अब क्या हुआ, तीनों को बिल्कुल बरी कर दिया गया। फिर जो लड़का पक्ष था, लड़की पक्ष थे, उन्होंने और ऊपर की कोर्ट में गए, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि ये जो सुनाया गया है, ये जो फैसला सुनाया गया है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि इन्होंने ही मेरी बहन या बेटी की हत्या की है। अब दोबारा से जब अपील डाली गई सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना कि देखा कि जो आग थी वो किसके द्वारा लगाई गई थी, वो सास के द्वारा लगाई गई थी क्योंकि जो मरने वाली लड़की है वो बयान देके गई थी कि मेरी सास ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का। ठीक है, फिर उन्होंने ये देखा कि जब तक पड़ोसी आए तब तक उन सास ने या उसके हस्बैंड ने उसकी आग को बुझाने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, एक पहलू ये हुआ। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहनता से देखा, चीजों को, सबूतों को देखा और उन्होंने पाया कि ये सारा जो षड्यंत्र है ये किसने रचा था, उसकी सास ने रचा था और उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया था। लेकिन इस सब में कहीं भी उसका जेठ नहीं था, ना तो उस समय घर था उसका जेठ, और मतलब जेठ का फालतू में नाम, जो एफआईआर थी जेठ का गलत नाम दिया गया है, जेठ इसमें कहीं नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि महिला का पति और महिला की सास दोनों दोषी हैं और उनको आजीवन कारावास दिया जाए और जो जेठ है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब देखिए, आप सबसे शुरू में क्या हुआ था, तीनों को फांसी की सजा दे दी गई, तीनों को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। ठीक है, जब ऊपर की अदालत में गए तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिला ने खुद ही आग लगा ली या महिला स्टोव से जल गई दूध गर्म करते में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बरी कर दिया। लेकिन जब ऊपर वाली अदालत में ने देखा कि इस तरह से चीजें हुई हैं तो पूरा न्याय मिला, है ना। लड़की पक्ष को न्याय मिला कि जो लड़का जिन्होंने आग लगाई थी उनको उम्र कैद हो गई। ठीक है, और लड़का पक्ष को क्या न्याय मिला कि जो जेठ था जिसका गलती से उन्होंने नाम शक में नाम उनका दे दिया था, एफआईआर कर दी थी, उसको बरी कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जेठ की इसमें गलती नहीं थी, जेठ उस समय घर पे था ही नहीं, तो जेठ नहीं था इस क्राइम में। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो एकदम स्वतंत्र है और बिल्कुल सबूतों के आधार पर, सारी चीजों के आधार पर सही निर्णय लेती है। अब देखिए, इतनी ज्यादा कैटेगरी में बटे होने का भी मतलब ये है कि अगर फैसला बिल्कुल नीचे वाली अदालत ने जो लिया था, अगर अपील का अधिकार नहीं होता, ठीक है, अब तो अपील का अधिकार है, हमें यहाँ पसंद नहीं आया तो हमने यहाँ लड़ लिया अपना केस, यहाँ पसंद नहीं आया तो यहाँ, और यहाँ पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया। अगर इस तरह की व्यवस्था होती ही नहीं तो क्या होता, जब सबसे पहले नीचे वाली कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि तीनों को उम्र कैद, तो तीनों को उम्र कैद हो जाती। ठीक है, जैसे ऊपर वाली ने सुनाया कि इन सबको छोड़ दिया जाए, गलत नाम लिए हैं इनके, तो वो हो जाता। और तो मतलब जो सही निर्णय है वो निकल कर नहीं आता। जो अपील का जो हमें अधिकार मिला हुआ है उससे क्या साबित होता है कि जो अपील का अधिकार मिला हुआ है उसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को 100% ना तो 99% चांसेस होते हैं कि सही न्याय मिले। ठीक है, सही न्याय मिल जाता है 99%, क्योंकि ये अपील का अधिकार हमें मिला हुआ है। और हर बार जब सबूत पेश किए जाएंगे, जब चीजें छानबीन करके सही निकाली जाएंगी तो सही न्याय मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। देखिए, जो विधि व्यवस्था है उसकी 2 शाखाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैंने देखा है पेपर में। अभी मैं हाल फिलहाल में एसएससी का पेपर करा रही थी, मॉडल पेपर करा रही थी एसएससी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट में भी आया हुआ है। सीटेट में तो मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो इसकी कितनी शाखा होती है, 2 शाखा होती है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, और मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये पूरा की पूरा आपकी बुक में लिखा हुआ है। जो भी मैं कराती हूँ वो सब
सारा कुछ आपकी बुक में ही होता है, ठीक है। बस उसको अपनी भाषा में, मैं जो मेरी खुद की भाषा है मैं उसमें आपको बोलकर बताती हूँ, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और ज्यादा देर तक स्टे रहे आपके माइंड में। क्योंकि जब हम अपने जो व्यवहारिक चीजें चल रही हैं उनसे जोड़कर हम जब सीखते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से सीखते हैं और हमेशा हमें याद रहती हैं। अब देखिए फौजदारी मुकदमे कौन से होते हैं। वो मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे, जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। किसी भी तरह का जो अपराध होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो फौजदारी के अंतर्गत आएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। फौजदारी, ये कानून अपराध संबंध होते हैं, जैसे चोरी, दहेज, हत्या, घरेलू हिंसा। इसमें एफआईआर दर्ज कराई जाती है, दोषी को जुर्माना या सजा दी जाती है। यानी कि किसी भी तरह का अपराध जो हो रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो फौजदारी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसी भी तरह का अपराध, जैसे चोरी हो गई, दहेज हो गया। देखो दहेज लेना भी एक अपराध ही है ना। कोई महिला आपसे शादी करके आपके घर रह रही है और आप उसको जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहे हो कि आप अपने घर से इतने पैसे लेके आओ, आप अपने घर से टीवी लेके आओ, फ्रिज लेके आओ और गाड़ी लेके आओ, सोने के जेवर लेके आओ, तो जबरदस्ती उसको प्रताड़ित करना क्या है, एक अपराध ही है, ठीक है। अपराध की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा भी इसके अंतर्गत ही आती है कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना या उनको मारपीट करना, ये सब क्या है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इन सारे जितने भी अपराध होते हैं इसमें क्या होता है, एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर कहाँ दर्ज होती है, स्थानीय थाने में, ठीक है। वहां आपके आसपास जो भी थाना होगा उसमें आप रिपोर्ट लिखवाएंगे कि आपके साथ ये अपराध हुआ है, ठीक है। अब उससे संबंधित जो सुनवाई होगी, जो जज साहब सुनवाई करेंगे केस की, वो किस तरह से, या तो दोषी को जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, ठीक है, सबूत के आधार पर, गवाहों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको या तो जुर्माना देना पड़ेगा या उसको सजा दी जाएगी, 2 साल की, 10 साल की, जो भी उसने अपराध किया होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो चीजें आती हैं ये आती हैं फौजदारी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दीवानी, ठीक है। दीवानी, देखो दीवानी के अंतर्गत कौन से कानून आते हैं, ये वो कानून होते हैं ये कानून अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो दीवानी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखो वहां अधिकार हनन नहीं हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, वहां आपके साथ गलत चीजें हो रही है, मारपीट हो रहा है, या आपके आपके साथ चोरी डकैती इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वो चीज एक अलग है, अधिकार वाली चीज एक अलग है। इसमें आपको किसी भी तरह से हानि नहीं हो रही है, आपके अधिकारों की हानि हो रही है बस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली चीज है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से मुकदमे फौजदारी के अंतर्गत आएंगे और कौन सी चीजें दीवानी के अंतर्गत आएंगी। तो दीवानी में कौन सी चीजें आएंगी, जिन चीजों में आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदी, किराया, तलाक, इसमें न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। देखो इसमें एफआईआर की जाती है और इसमें याचिका दायर की जाती है। देखो 2 मिनट लूंगी, मैं इसको अभी आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे कोई महिला की शादी हुई, ठीक है, अब उससे दहेज मांगा जा रहा है, मारपीट की जाती है, तो अपराध हो रहा है ना, अपराधी उसके साथ अपराध कर रहा है, तो किस में आएगा, वो आएगा फौजदारी में। लेकिन यदि उस महिला का अपने पति से तलाक हो रहा है, ठीक है, वो अलग रहना चाहती है, तो अब जब महिला अलग रहेगी तो उसको खाने के लिए भी तो कुछ पैसे वैसे चाहिएंगे, या उसके जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए पैसे चाहिएंगे। तो ये जो अधिकार वाली बात आ गई कि भाई मुझे मेरे मेरे हक के पैसे चाहिए, या मुझे इतने पैसे कोर्ट द्वारा इस व्यक्ति से दिलवाए जाएं ताकि जो मेरे पास बच्चे हैं मैं उनका भरण पोषण कर सकूं, तो वो किस में आएगा, वो दीवानी में आएगा। जबकि दहेज क्या है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो आएगा फौजदारी में, उसकी एफआईआर दर्ज होगी कि भाई हमारे खिलाफ गलत चीज हुई है। लेकिन इसका क्या होगी, इसकी याचिका दायर होगी कोर्ट में, जो भी कोर्ट होगी वहां की स्थानीय कोर्ट होगी, उसमें याचिका दायर होगी कि हमें इतने धनराशि महीने की दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। अब देखिए एक दूसरी चीज होगी कि कोई किराएदार आपके घर रह रहा है और वो आपका घर खाली नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको अपना घर खाली करवाना है, वो नहीं कर रहा, वो आपको किराया भी नहीं दे रहा और घर भी खाली नहीं कर रहा। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी हाल फिलहाल में एक नए कानून बने हैं इससे रिलेटेड कि कोई भी किराएदार है वो क्या है, केवल और केवल 11 महीने रहेगा, और 11 महीने के बाद में फिर दूसरा एग्रीमेंट किया जाएगा, फिर उसको 11 महीने के लिए दिया जाएगा, मतलब 11 महीने से ज्यादा के लिए उसको मकान नहीं दिया जाएगा, ठीक है।
तो एग्रीमेंट हर 11 महीने के लिए ही किया जाएगा। पहले क्या होता था कि 2-4 साल के लिए कोई व्यक्ति रह रहा है आपके घर में, वो आपको किराया दे रहा है, थोड़े दिन बाद उसने दादागिरी शुरू कर दी, बाद में उसने किराया देना बंद कर दिया और 20-25 साल तक वो बिना किराए के ही उसमें रह रहा है अपनी दादागिरी से। ठीक है, तो कोर्ट में भी इस तरह से कुछ कानून थे कि जो मकान मालिक थे वो कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, ज्यादातर जो अधिकार हैं वो मकान मालिक को दे दिए गए हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी का मकान कब्जा के ना बैठ जाए। अब उसी तरह से देखो, जमीन के मुकदमे होते हैं, 2 भाई हैं, उनका पिता की डेथ हो गई, अब उन दोनों में झगड़ा हो रहा है कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो अब उनके साथ कोई गलत मारपीट नहीं हो रही है, कोई उनके साथ कोई अपराध नहीं हो रहा है, उनको क्या है, अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमको भी 50% मिलना चाहिए प्रॉपर्टी अपने पिता की, वो कह रहा है हमको भी 50% मिलना चाहिए अपने पिता की प्रॉपर्टी। तो क्या हो रहा है, दोनों में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो रहा है। तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ये अधिकार की श्रेणी में आएगा। तो जो अधिकार से संबंधित जितने भी केस है वो किस में आएंगे, दीवानी में आएंगे। ठीक है, ये जब भी आपसे कोई भी चीज पूछी जाए तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये सोच लेना कि उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ अपराध हो रहा है या फिर उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, उसके अधिकार छिन रहे हैं या उसके साथ अपराध हो रहा है। इन दोनों में अंतर जब आप करना सीख जाएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी कि कौन सी चीज फौजदारी के अंतर्गत आएंगी और कौन सी चीज दीवानी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, और नहीं तो आप ये 2-4 शब्द हैं, इनको रट लेना। ठीक है, वैसे सारी चीजें क्लियर मैंने आपको की हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो दीवानी से संबंधित केस होते हैं, दीवानी से संबंधित जितने भी केस होंगे उनकी क्या होगी, न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, और जो अपराध से संबंधित होंगे उनकी क्या होगी, एफआईआर होगी। ठीक है, और ये चोरी, दहेज, हत्या, ये सब इसमें आते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो दहेज होता है वो आता है फौजदारी में, और जो तलाक होता है वो आता है दीवानी में। क्योंकि तलाक क्या है, एक अधिकार के लिए लड़ाई हो रही है, और जो दहेज क्या है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन दोनों में अंतर होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि दहेज आता है फौजदारी में और तलाक आता है आपका दीवानी में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। और जब तक के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जिस दिन भी वीडियो डालूं उसी दिन। वैसे मैं लगभग वीडियो 12 बजे के आसपास डालती हूँ दिन में, तो आप देख लिया करो, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और आपको कुछ भी पूछना हो या आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, और आप कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी, ये आपकी बहुत गलत बात है। ना लाइक करते हो, वीडियो देख लेते हो, ना तो लाइक करते हो और ना कमेंट करते हो। जो भी आप वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी फील आ रहा है वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में 6 से 10 तक की एनसीईआरटी देखना चाहते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और देखिए जितनी भी ये साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है, और इन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको भी जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है, पॉलिटिकल साइंस हाल फिलहाल में चल रही है। तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।